स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं शिवांकर मिश्रा एक बार फिर आपके बीच हिंदी विषय के साथ में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। मैंने आपसे जो पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी उसका 2 मिनट में एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी कार्य को यदि हमको अच्छे तरीके से करना है तो उसका रिवीजन हम जितनी अच्छे तरीके से करेंगे वह कार्य उतना ही अच्छा होगा। चलिए, मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा के विकास क्रम में कि हिंदी भाषा 2 शब्द, जिनमें से भाषा शब्द जो है वह भाष संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। उसके बाद मैंने हिंदी शब्द की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम ईरानियों के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ईरानियों के द्वारा किया जाता है। जब वह सिंधु नदी के पास आते हैं तो सिंधु से कालांतर में बनता है हिंदू, और हिंदू से बनता है हिंदीक, और हिंदीक से आपकी हिंदी भाषा जन्म लेती है। और मैंने यह भी बताया था आपको कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य जो मिलता है वह हमको मिलता है सरफुद्दीन की जफरनामा में, तथा कहीं कहीं पर आपको पारसी धर्म ग्रंथ जो कि जिंद ए अवेस्तका है उसमें भी हिंदी भाषा का साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिलता है। यदि आपको ऑप्शन में जफरनामा दिया रहेगा तो आप जफरनामा के साथ जाएंगे, यदि आपको पारसी धर्म ग्रंथ जिंद ए अवेस्तका दिया रहेगा तो वह भी आप उसके साथ में जाएंगे। यदि दोनों दिए रहेंगे तो आप जफरनामा के साथ में जाएंगे। उसके साथ में मैंने बात करी थी कि हिंदी भाषा जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है, तथा हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी भाषा के विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो इसकी आदि जननी संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और लौकिक से हमारी आती है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से हमारी हिंदी भाषा आती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी भाषा है यह वियोगात्मक भाषा है तथा यह विश्लिष्ट भाषा है। इतनी बातें शायद आपके मना मस्तिष्क में पूरी तरह से छप चुकी होंगी, एकदम शीशे की तरह साफ होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। हिंदी भाषा क्रम में आगे का जो बात है उसको हम करते हैं। चलिए, तो जब हम मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या था। हमारे मना मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, जब हम उनको दूसरों तक पहुंचाते हैं, संप्रेषण शुरू करते हैं, आदान प्रदान विचारों का शुरू करते हैं, तो वह भाषा थी। कालांतर में जब हमने बोलना सीख लिया, अपनी बातों को एक दूसरे तक कहना सीख लिया, तो हमको आवश्यकता पड़ी हम इनको लिखना शुरू करें। जी हाँ, हम उन बातों को, उन तौर तरीकों को लिखना शुरू करें। तो लिखने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वह थे चिन्ह। किसी भी भाषा को लिखने से पहले हमें कोई ना कोई तो अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, यानी कि कोई ना कोई तो का, खा, गा, घा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो जो इनकी लिखावट थी उसे ही हमने कहा लिपि। अब आपके समक्ष लिखा हुआ है लिपि। तो लिपि क्या थे? लिपि वह ध्वनि चिन्ह थे जो कि रूपांतरित थे किसका? हमारी मौखिक भाषा का। तो आप लिखेंगे लिपि के आगे सीधा सा साधारण सा ध्वनि चिन्ह। क्या यह स्पष्ट है? लिपि क्या थे? लिपि ध्वनि चिन्ह थे। आयोग सीधा सा प्रश्न आपसे पूछता है कि लिपि क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा ध्वनि चिन्ह, और आप इसी में गोला भरेंगे और यही आपका सही हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं लिपि। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है? जिस प्रकार से आपने देखा था कि हिंदी भाषा संस्कृत से उठती है और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से होते हुए हिंदी तक आती है, वैसे ही लिपि का भी विकास होता है। और जब लिपि के विकास क्रम की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष जो लिपि आती है वह आती है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जिस प्रकार से संस्कृत समस्त प्रकार की भाषाओं की आदि जननी थी, उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि जो है वह समस्त प्रकार की लिपियों की आदि लिपि है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जननी। ठीक है, उसके बाद में ब्राह्मी का जब कालांतर में विकास हुआ तो यहां से बनी कुप्त, कुप्त से बनी कुटिल, कुटिल से बनी सिद्ध मात्रिक, सिद्ध मात्रिक से बनी हमारी खरोष्ठी, और खरोष्ठी से बनती है हमारी जो हमारी लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि। जी हां, इसका विकास क्रम आप देखेंगे तो सबसे पहले थी ब्राह्मी लिपि,
जिसमें अपभ्रंश हुआ तो बनी कुप्त, कुप्त से कुटिल, कुटिल से सिद्ध मात्रिक, सिद्ध मात्रिक से खरोष्ठी और खरोष्ठी से देवनागरी। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि से। पहले आपके समक्ष एक लिपि लिखी हुई है जो है खरोष्ठी। जी हां, खरोष्ठी लिपि के लिए आप हमेशा से याद रखेंगे यह हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। जी हां, तो यहीं पर आप स्पष्ट करेंगे कि खरोष्ठी लिपि, आयोग ने आपसे पूछा भी है, यह दाएं से बाएं, यानी कि जिस प्रकार से हमारी उर्दू भाषा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, उसी प्रकार से खरोष्ठी लिपि भी दाएं से बाएं की लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और अन्य जितनी भी लिपियां हैं यह हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। क्या यह स्पष्ट है कि हमारी जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं और अन्य सारी लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं? स्पष्ट है? इसका काल विकास क्रम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि को मैं यहां लिखता हूं, जी, जो हमारी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है, वह देवनागरी लिपि है। आयोग ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा था, स्तरीय परीक्षा में पूछा था कि देवनागरी लिपि से कितने प्रकार की भाषाओं का जन्म हुआ है, यानी कि कितनी प्रकार की भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो आप इसका सीधा सा आंसर देंगे 5। 5 भाषाएं जो हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब वह 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी आएगी आदि जननी यानी कि संस्कृत, उसके बाद आएगी आपकी हिंदी, फिर आएगी आपकी गुजराती, गुजराती के बाद में आएगी आपकी नेपाली, और नेपाली के बाद में आपकी आएगी मराठी। क्या यह स्पष्ट है? देवनागरी लिपि से 5 प्रकार की भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, वह है संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी। जब लिपियों की ही बात चल रही है तो लिपि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम यही क्लियर करेंगे। और आयोग ने पिछले टेट में आपसे पूछा था कि पंजाबी की लिपि क्या है, तो आप यहीं पर स्पष्ट करेंगे पंजाबी की जो लिपि है वह है गुरुमुखी। उसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे उर्दू की लिपि और अंग्रेजी की लिपि। ठीक है, तो उर्दू की लिपि हमारी हो जाती है फारसी, और अंग्रेजी की लिपि हमारी हो जाती है रोमन। लिपि से संबंधित जितनी बातें थी, देवनागरी लिपि का विकास क्रम और उसके साथ में कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तथा पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी की कौन सी लिपि है, यह आपके समक्ष लिखा हुआ है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम बात करते हैं, जब हमने ध्वनि चिन्ह बना लिए, यानी कि हमने लिपि का विकास कर लिया, हमने बोलना सीख लिया, हमने लिखना सीख लिया, तो अब हमारे समक्ष बात आती है कि किस प्रकार से ध्वनि से हमारे अक्षर बनते हैं और कैसे क्या होता है। इसका विकास क्रम हम अब देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, आप सबको पता है कि हमने बना लिया ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं स्वनिम। यानी कि फोनेटिक्स, यानी कि जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो होती हैं ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से हमारी बनते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं कई सारी ध्वनियां मिलकर बनाती हैं, वह बनाती हैं अक्षर। कई सारे अक्षर मिलकर बनाते हैं वर्ण, और वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, शब्द से मिलकर बनता है पद। इसके आगे हम इधर लिखेंगे, पद से मिलकर बनता है पदबंध, और पदबंध से बनती है अन्विति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ।
तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ध्वनि से हम चले थे, एक छोटी सी इकाई से हम चले थे, उससे बनाया हमने अक्षर, अक्षर से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध और पदबंध से अन्वति, अन्विति यानी जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं। और इस प्रकार से इन सब को पैराग्राफों से मिलाकर हमारे ग्रंथ बनते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी भाषा का विकास होता चलता है। तो अब आपके समक्ष एक प्रश्न यहां पर यह है कि अक्षर और वर्ण में क्या विभेद है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। तो यहीं पर आप यह स्पष्ट करेंगे कि जैसे कि आपके समक्ष एक वर्ण लिखा हुआ है, एक वर्ण लिखा है का, ठीक है, यह लिखा है क्या, तो क्या यह अक्षर है या यह केवल वर्ण है। चलिए मैं आपको यहीं स्पष्ट कर देता हूं कि यह हमारा जो है यह वर्ण है, यह हमारा वर्ण है। और जब यही का को हम विच्छेद करते हैं तो यह हमारा बन जाता है स्वरविहीन का और इसके साथ में जुड़ता है आ, ठीक है। और तो ये हमारा जो स्वरविहीन का है यह हमारा कहलाता है अक्षर, अक्षरों से मिलकर ही वर्ण बनता है, आप यह यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यह आपको स्पष्ट है कि अक्षर और वर्ण में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और किस प्रकार से हमारी अन्वित से भाषा बन रही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारी अन्विति बनी, जो हमारे समक्ष भाषा आई, तो ये किसी न किसी, मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश से विकास हो रहा है इनका, किसी न किसी भाषा का विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हो रहा है और हिंदी का भी विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हो रहा है। तो कौन से अपभ्रंश जो भारत में हमारी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें कौन कौन से अपभ्रंश है उसका हम भी यहां पर अध्ययन करेंगे। आयोग ने आपसे एक स्तरीय परीक्षा में पूछा था कि कितने प्रकार के अपभ्रंश से उपजी हुई भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं, तो यहीं पर हम स्पष्ट करते चलेंगे अपभ्रंश। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 7 प्रकार के अपभ्रंश हैं, ठीक है। भारत में 7 प्रकार के अपभ्रंश हैं। 7 प्रकार के अपभ्रंश कौन कौन से हैं? देखिए मैं आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि अपभ्रंश क्या था। अपभ्रंश हुआ था जिससे भाषाओं का विकास हुआ था, जिससे हिंदी का विकास हुआ था। तो भाषा तो हमारी हिंदी है, लेकिन इन अपभ्रंशों से कई और भाषाएं निकली जो कि हिंदी के समांतर हैं तथा हिंदी भाषा की ही कई सारी उपभाषाएं भी अपभ्रंश से निकली हैं, वह भी आयोग आपसे पूछा है। तो अपभ्रंश की जो 7 हैं वो उनको मैं यहीं पर लिख रहा हूं और आप भी यहीं पर नोट डाउन करेंगे। यह 7 अपभ्रंश हम यहां देखेंगे कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला है आपका सौरसेनी, स्पष्ट है। दूसरा है आपका मागधी, तीसरा है आपका अर्धमागधी, चौथा है आपका खस, पांचवा है आपका पैशाची, छठा है आपका ब्रौचड़ और 7वां है आपका महाराष्ट्रीय। यह हो गए 7 प्रकार के अपभ्रंश। अब इनसे कौन कौन सी उपभाषाएं और कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं वह भी हम यहीं पर स्पष्ट करेंगे। तो हमारी जो सौरसेनी है, सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी निकली है पश्चिमी हिंदी, तथा निकली है हमारी राजस्थानी हिंदी। ये तो हमारी हो गई हिंदी भाषा। इसके अलावा हिंदी तर भाषा, हिंदी तर भाषा का मतलब ये देखिए आप, मैं लिख रहा हूं इसके अलावा एक और हिंदी तर भाषा है। कौन सी? हिंदी तर। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा हिंदी धन इतर। इतर का मतलब अलग, यानी कि जो हिंदी से अलग है, ठीक है, उस भाषा को देखेंगे। तो इन 2 हिंदी भाषाओं के साथ साथ में हमारी एक हिंदी तर भाषा का भी अब इस सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है और वह है गुजराती। क्या इतना आपको स्पष्ट है? उसके बाद बात करते हैं मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से हमारी जो भाषा निकली है हिंदी की वह है बिहारी हिंदी। इसके साथ साथ जो हिंदीतर भाषाएं हैं
यह आप ऐसे लाइन खींच लेंगे ताकि आपको स्पष्ट रहे। और इसके साथ साथ में जो हिंदीतर भाषाएं निकली हैं वह है आपकी असमिया, बंगला और आपकी अंतिम आ जाती है उड़िया। ठीक है, आपकी जो मागधी अपभ्रंश है उससे निकली है बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं अर्धमागधी की। तो अर्धमागधी से हमारी निकली है पश्चिमी हिंदी। जी हां, माफ कीजिएगा, अर्धमागधी से निकली है हमारी पूर्वी हिंदी। और किसी भी प्रकार की हिंदीतर भाषा का जन्म अर्धमागधी से नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे खस अपभ्रंश की। तो खस अपभ्रंश से हमारी निकली है पहाड़ी हिंदी। साथ ही साथ पैसाची से हमारी निकली है लहंदा और पंजाबी। यह हिंदीतर भाषा है, लहंदा और पंजाबी। इसके साथ साथ में ही ब्रौचड़ से आपकी निकली है सिंधी और महाराष्ट्री से निकली है आपकी मराठी। तो चलिए मैं एक चीज और स्पष्ट करता हूं, ये गुजराती यहां से हटा करके मैं इसको लिख देता हूं ब्लैक से। तो जितनी भी आपकी ब्लैक से लिखी हुई हैं, काले स्केच से लिखी हुई हैं, यह आपकी हिंदीतर भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी से इतर भाषाएं हैं। जैसे कि ये आपकी गुजराती, असमिया, बांग्ला, उड़िया, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, मराठी। चलिए इसको भी मैं, जो बिहारी हिंदी है इसको भी मैं लाल स्केच से लिख देता हूं। तो ये जो 5 प्रकार की पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये हमारी जो हैं यह हिंदी की उपभाषाएं हैं। और जो ये ब्लैक स्केच से लिखी हुई हैं या इन अपभ्रंशों से निकली हुई क्या है, हिंदीतर भाषाएं हैं। क्या इतना आपको स्पष्ट है? यदि स्पष्ट है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आपके समक्ष एक बात आ रही होगी कि सर आप बार बार आपने भाषा के बारे में बताया, लेकिन बार बार आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उपभाषा। उपभाषा क्या है? आपके मन मस्तिष्क में यह तुरंत विचार आना चाहिए कि सर आपने भाषा के बारे में बताया था, लेकिन आपने उपभाषा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो आप यहीं पर स्पष्ट करते चलेंगे कि भाषा, उपभाषा क्या है। तो चलिए आप यहां पर लिखेंगे भाषा, दूसरा आप लिखेंगे यहां पर उपभाषा, जिसका दूसरा नाम है विभाषा। और एक और चीज आपके समक्ष यहां पर आएगी, वह है बोलियां। ठीक है, तो भाषा मैंने आपको बताया था, भाषा क्या थी? भाषा हमारी हिंदी थी। ठीक है, भाषा हमारी हिंदी थी। और भाषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाषा की हमेशा कोई न कोई लिपि होती है। जी हां, यह भी स्पष्ट करेंगे यहीं पे कि भाषा की कोई न कोई अपनी लिपि होती है। ठीक है, भाषा की हमारी लिपि होती है और यह, इसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है, यानी कि यह काफी ज्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, या देश में या फिर देश विदेश में भी बोली जाती है, वह हमारी भाषा होती है। साथ में ही इसकी कोई ना कोई लिपि होती है और इसका क्या होता है, अपना साहित्य होता है। आप सभी को पता है कि हिंदी में भी बहुत सारा साहित्य जना गया, कई सारे साहित्यकार हमारी हिंदी भाषा में हुए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह आती है हमारी भाषा, यानी कि जिसकी अपनी लिपि होगी, जिसका क्षेत्र व्यापक होगा, जिसका अपना साहित्य होगा, वह है भाषा। और इसी भाषा का छोटा रूप, इसी भाषा का छोटा रूप हमारा कहलाएगी उपभाषा। उपभाषाएं भाषा का ही छोटा रूप होती हैं, इनकी कोई भी अपनी लिपि नहीं होती है। या आप यहीं से स्पष्ट करेंगे कि इनकी कोई भी लिपि नहीं होती है। इनका जो क्षेत्र होता है वह संकुचित होता है, यानी कि भाषा की अपेक्षा इनका क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, क्षेत्र छोटा होता है। साथ ही साथ इनका साहित्य तो होता है, लेकिन उसका विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। इनका भी अपना साहित्य होता है। ठीक है, लिपि नहीं होती है, क्षेत्र भाषा की अपेक्षाकृत छोटा होता है और इनका साहित्य होता है, लेकिन उसका विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं बोलियों की।
बोलियों की बात जब हम करते हैं तो हमारे मना मस्तिष्क में एक लोकोक्ति आती है। हमारी लोकोक्तियों में कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, जी हाँ, कोस कोस पर बदले बानी और 2.5 कोस पर बदले पानी। यानी कि जब 2.5 कोस हम चलते हैं तो वहां पर हमारी पानी बदल जाता है, यानी कि पानी का स्वाद बदल जाता है। लेकिन जैसे 1 कोस हम चलते हैं भारतवर्ष में, हमारी बोली बदल जाती है। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट से, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारी बोली के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कहीं पर अवधी बोली जा रही होगी तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो खड़ी हिंदी मिलेगी, कन्नौजी मिलेगी, बुंदेली मिलेगी, ब्रज मिलेगी। तो वही हमारी है बोली, और बोली की अपनी कोई भी लिपि नहीं होती है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। साथ साथ में इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है। यानी कि मैंने बताया, हो सकता है एक जिले से भी कम क्षेत्र में यह बोली जाए। साथ ही साथ इसका कोई अपना साहित्य भी नहीं होता है। तो क्या आज आपको भाषा, उपभाषा और विभाषा में स्पष्ट अंतर विभेद हो गया? पता चल गया कि क्या होती है भाषा, क्या होती है उपभाषा, क्या होती है विभाषा और क्या होती है बोलियां? स्पष्ट है आपको? यदि यह आपको स्पष्ट है तो हम लोग आगे चलें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ में ही आप एक चार्ट बनाएंगे। एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट यानी कि छोटा सा कॉलम काटेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस अपभ्रंश से, जी हाँ, किस अपभ्रंश से कितनी, कौन सी उपभाषा निकली है और उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और उन बोलियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्योंकि आयोग अब आपसे हल्के प्रश्न नहीं पूछता है, आयोग अब आपसे पूछता है कि निम्न प्रकार की बोलियों की कौन सी विशेषताएं हैं। तो यह भी हम यहां से स्पष्ट करेंगे। तो आप जब भी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाने के साथ में सबसे पहले आप लिखेंगे अपभ्रंश, इधर लिखेंगे उपभाषा या विभाषा, उसके बाद यहां लिखेंगे बोलियां, और यहां लिखेंगे विशेषता। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हमारी अपभ्रंश है, जो हमारा सर्वप्रथम अपभ्रंश है वह कौन सा है? वह है हमारा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी उपभाषा निकली है वो 2 हैं, और जिसमें से पहली है आपकी, मैंने अभी आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी। और जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी से जो बोलने वाली बोलियां हैं उनकी संख्या है 5। उनकी संख्या है 5, और वह कौन कौन सी है हम स्पष्ट करेंगे। ब्रज, ठीक है, हम यहीं से स्पष्ट करेंगे इनकी भाषाओं की संख्या। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, और उसके बाद में आप देखेंगे कन्नौजी के साथ साथ में ही बुंदेली, और अब आप यहां पर देखेंगे आप बांगरू। ठीक है, तो यह जो हमारा सौरसेनी अपभ्रंश है इससे निकली हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां कौन कौन सी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, बांगरू का एक और नाम है, बांगरू का एक और नाम है, बांगरू का एक और नाम है, वह है जाटू। और इसी जाटू को एक और नाम हरियाणवी। क्या यह आपको स्पष्ट है? और यह जो हमारी खड़ी बोली है जिसका प्रयोग हम आजकल करते हैं, जो हमारी मानक हिंदी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम सरहिंद, दूसरा नागरी, और तीसरा हिंदवी। जिसमें से आप लोग सरहिंद एकदम पक्का याद रखेंगे, क्योंकि आयोग अब यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है सरहिंद को कि सरहिंद किस बोली का दूसरा नाम है। तो आप वहां पर ठीक करेंगे खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियां, और 5 उपबोलियों में जो भी जिसका उपनाम था मैंने आपको यही स्पष्ट किया। अब
सौरसेनी अपभ्रंश से ही दूसरी हमारी भाषा निकलती है, दूसरी उपभाषा निकलती है जिसका नाम है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी आती हैं 4 बोलियां। जी हां, 4 बोलियां। चलिए हम इनको इधर लिखते हैं, चारों बोलियों को। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी, इसी जयपुरी का अन्य नाम ढूंढाड़ी। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि आयोग आपसे पूछता है कि उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, दक्षिणी में कौन सी, पश्चिमी में कौन सी, पूर्वी में कौन सी, तो यहीं से आप स्पष्ट करेंगे। चलिए, एक या हम अभी आपने रक्षाबंधन बनाया, एक या बर्फी बनाते हैं। ठीक है, आप चित्र की तरफ नहीं जाएंगे और भावनाओं को समझेंगे। चलिए, मैं यहां पर लिखता हूं उत्तर, यहां पर लिखता हूं दक्षिण, यहां पर लिखता हूं पूर्व और यहां पर लिखता हूं पश्चिम। क्या यह इतना आपको स्पष्ट है? बताइए, क्या आपको स्पष्ट है? तो चलिए आप बताइए कि जो हमारा शरीर है इसका मुख किस दिशा में है। जो हमारा मुख है शरीर में वह किस दिशा में है? वह है हमारा उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में जब हमारा मुख हो गया तो हम मेवा कहां से खाते हैं? मेवा कहां से खाते हैं? मेवा हम खाते हैं मुख से। तो आप याद रखेंगे, उत्तर में होता है हमारा मुख और मुख से खाते हैं मेवा, तो हमारी जो मेवाती हो जाएगी वह उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती। देखिए भैया, मैं वैसे ट्रिक पे ज्यादा जाता नहीं हूं, लेकिन शायद आपको समझ आ जाए, समझ विकसित हो सके, इसलिए मैं आपको यह समझा रहा हूं। ठीक है, उत्तर में जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है वह मेवाती। अब बताइए, जब हम पैंट शर्ट पहन के खड़े होते हैं तो हमारी जेब कहां होती है? जेब हमारी होती है दक्षिण के क्षेत्र में, नीचे। ठीक है, और जेब में हम क्या रखते हैं? माल। माल, माल कहां होता है? दक्षिण में। तो माल से हो जाएगी आपकी मालवी, और मालवी बोली जाती है आपकी दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, और पश्चिमी से बात आती है कि राजस्थान, हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और राजस्थान हमारा किस दिशा में है? राजस्थान हमारा पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा में होने के साथ साथ में, तो पश्चिम दिशा में एक नाम आता है मारवाड़ी। तो आप सबको पता है, जब भी मारवाड़ का नाम आता है तो हम जैसे चोखो मारवाड़ हो, लिट्टी मारवाड़ हो, तो हम ये क्या कहते हैं कि मारवाड़ी का मतलब तुरंत हमारे दिमाग में राजस्थान आ जाता है, और राजस्थान हमारे पश्चिम में है तो मारवाड़ी हमारी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा। तथा पूर्व में बोली वाली जाने वाली भाषा जो है यह है हमारी जयपुरी, और इसका दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। तो जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम इधर उधर झांकने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं, पूरब पश्चिम देखने लगते हैं, तो पूर्व में जो बोली जाती भाषा वो ढूंढाड़ी, ढूंढने लगते हैं। क्या यह आपको स्पष्ट है? चलिए, इसको मैं मिटाल देता हूं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ में जो हमारा अगला अपभ्रंश आता है, अगला अपभ्रंश का नाम है मागधी। और मागधी से हमारी निकलती है एक भाषा जो है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी आती हैं तीन बोलियां। कौन कौन सी? पहली आ जाती है भोजपुरी। जी हां, पहली आ जाती है भोजपुरी। दूसरी आपकी आती है मगही, और तीसरी आपकी रहती है मैथिली। क्या यह स्पष्ट है? इनकी विशेषताएं हम एक साथ सबकी देखेंगे। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश से निकलती है बिहारी। आपको याद रखना है कि जो मगध क्षेत्र था हमारा, वहीं से निकली हमारी मागधी अपभ्रंश। और मगध कहां था? बिहार में। मगध कहां था? बिहार में। तो मगध से निकली बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी भाषा कहां बोली जाती है? बिहार में। और मगही और मैथिली भी आपको यहीं से याद रखनी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, या आप यहां पर 3 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले अपभ्रंश की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारा अगला अपभ्रंश रहेगा वह है हमारा अर्धमागधी, यानी कि मागधी से आधा, वह हमारा हो जाएगा अर्धमागधी। तो जो हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश है, इससे हमारी निकली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 बोलियां आती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी? आप याद रखेंगे, A B C। A फॉर
अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप याद रखेंगे अर्धमागधी से निकलती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां ए बी सी, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं खश अपभ्रंश की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले अपभ्रंश की, जिसका नाम है खश। खश अपभ्रंश से हमारी निकलती है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 2 बोलियां। पहली है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि उपभाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो हम यहां लिख लेंगे उपभाषाओं की संख्या 5। और जब हम बोलियां गिनेंगे तो हमारी 5 निकली थी पश्चिमी से, 4 निकली थी राजस्थानी से, तो 5 4 9, 3 बिहारी से, 9 3 12, और पूर्वी हिंदी से निकली थी 3, 12 3 15, और पहाड़ी हिंदी से निकली हैं 2, यानी कि 15 2 17। तो आप यहां देखेंगे बोलियों की संख्या 17। लेकिन आप यहीं पर एक चीज और स्पष्ट करेंगे, कई सारे किताबों में आप देखेंगे कि बोलियों की संख्या आपको 18 मिलेगी। तो जब आपको आयोग ऑप्शन देगा 17 तो आप जाएंगे 17 के साथ में। आयोग जब ऑप्शन देगा आपको 18 तो आप 18 के साथ में जाएंगे। लेकिन जब आपको दोनों देगा तो आप जाएंगे 17 के साथ में, क्योंकि कई सारे व्याकरणाचार्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही नेपाली को मानते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नेपाली को मानते हैं और कई सारे व्याकरणाचार्य इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, यह अपवाद का विषय है, इसलिए 17 और 18 होता है। तो यहीं से आप क्लियर करेंगे कि नेपाली हिंदी को हम पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वह हिंदी से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, इतना आपको स्पष्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं इसकी विशेषताएं। चलिए, शायद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। चलिए, विशेषताओं के लिए हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हम इतने में ही लिखते हैं। विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम आती है हमारी कौन सी, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की विशेषता है बच्चा ओकार बहुला। ओकार बहुला। अब आप सोच रहे होंगे कि ओकार बहुला का मतलब क्या है। ओकार बहुला का मतलब है कि जब ये लोग ये बोलियां बोलते हैं तो ये ओ की मात्रा का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। ये ओ की मात्रा का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब राजस्थानी हिंदी की बात आती है तो राजस्थानी हिंदी की विशेषता है टा वर्ग बहुला। टा वर्ग बहुला। टा वर्ग बहुला का मतलब है कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये जो वर्ड हैं, ये जो हमारे अक्षर हैं, इनका इस्तेमाल राजस्थानी लोग बोलते समय बहुत करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मागधी में। तो मागधी जो हमारी है वह इकार बहुला है। इकार बहुला। इकार बहुला का मतलब ई की मात्रा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहां पर होता है। उसके बाद हम आते हैं अर्धमागधी में। अर्धमागधी हमारी होती है आकार बहुला। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये उदासीन आकार बहुला क्या है। तो भैया, जब आप पहुंचते हैं अवध के क्षेत्र में, यहां पर होती है नजाकत, और आप देखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी कार्य कितनी नवाबियत के साथ में यहाँ के लोग करते हैं, तो उसी नवाबियत के साथ में अपनी भाषा भी बोलते हैं बहुत ही उदासीन तरीके से, यानी कि नजाकत के साथ में पूरी। तो यहाँ से हो जाती है उदासीन आकार बहुला। और पहाड़ी हिंदी की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो यह भी है हमारी आकार बहुला। यदि यह इतना स्पष्ट है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका एक क्विक रिवीजन कर लें। आपने देखा कि सौरसैनी अपभ्रंश से निकलती है पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी अपभ्रंश से निकलती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। बांगरू का अन्य नाम जाटू, हरियाणवी। और खड़ी बोली का अन्य नाम मैंने बताया था सरहिंद, कौरवी। आप सरहिंद को याद रखेंगे। उसके बाद राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी से आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी का नाम ढूंढाड़ी। उसके बाद में मागधी अपभ्रंश से बिहारी में 3 भोजपुरी, मगही, मैथिली। और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी से ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। इस प्रकार से उपभाषाओं की संख्या 5 और
मैंने अपभ्रंश सबसे पहले बताए थे 7, लेकिन यहां पर प्रयोग हो रहे हैं 4, यानी कि उपभाषाओं की संख्या 7। आप अपभ्रंश की संख्या याद रखेंगे 7, उपभाषाएं 5 और बोलियों की संख्या 17। यदि मिलता है 18 तो क्लिक करेंगे 18, और यदि मिलता है 17 तो करेंगे 17। क्या इतनी बातें विशेषताओं के साथ में आपको स्पष्ट है? एक बात और यहीं पर आप क्लियर करेंगे कि यह जो हमारी भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा, इसके साथ में आयोग ने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भोजपुरी भाषा हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है। क्या लिखेंगे? सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, बोली की बात करी मैंने, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली जो भाषा है, जो बोलियां हैं, वह भोजपुरी है। आयोग ने आपसे यह प्रश्न पूछा है। आपको भी पता है कि कितनी लोकप्रियता है भोजपुरी की, कि यदि हमारे यहाँ कोई भी वैवाहिक कार्य संपन्न होता है और जब तक लाली पाप लागेलू नहीं बचता है तब तक आनंद नहीं आता है, उत्सव नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वह भोजपुरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं संविधान की। मैंने आपसे कहा था कि हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे कि संविधान में कहां से हिंदी भाषा की बात आई और किस प्रकार से हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा देने के साथ साथ में किस आर्टिकल में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला और कौन से आर्टिकल में बोलियों और उपभाषाओं से संबंधित बातें कही गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा का सुझाव संविधान में अंगीकृत करने के लिए सर्वप्रथम, जी हाँ, मैंने क्या कहा, एक शब्द बोला, सुझाव, ठीक है। हिंदी शब्द का सुझाव सर्वप्रथम दिया था हमारे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। जी हाँ, आप स्पष्ट करेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? सुझाव दिया था कि हिंदी भाषा को हम राजभाषा के रूप में अंगीकृत करें। अब अगला बात कि प्रस्ताव, सुझाव तो दे दिया महामना जी ने, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी ने, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव नहीं पेश किया संविधान सभा के सम्मुख। संविधान किसने पेश किया? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। क्या यह दो बातें आपको स्पष्ट हैं? एकदम शीशे की तरह साफ है। सुझाव दिया आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और इसका प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख रखा गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब गोपाल स्वामी अयंगर साहब ने इसका प्रस्ताव रखा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाए और हिंदी को आदान प्रदान की भाषा माना जाए, अब आपके समक्ष एक बात आ रही होगी, राजभाषा। राजभाषा क्या है? जी हां, राजभाषा तो आप सबको भैया पता है कि हमारा जो देश है वो कई सारी बोलियों, कई सारी भाषाओं को समाये हुए है। तो जब हम केंद्र और राज्यों के बीच में परस्पर संबंध की बात करते हैं तो उनका जो पत्राचार होता है वह राजभाषा में होता है। एक दूसरे को जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं वो राजभाषा में की जाती हैं, यानी कि सरकारी जो कामकाज निपटाए जाते हैं वह समस्त राजभाषा में निपटाए जाते हैं। जो समूचे राज्य की भाषा है वह राजभाषा है। और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि राजभाषा, मैं आपको बता दूं कि हिंदी को संविधान ने स्वीकृति कब दी? हिंदी को संविधान ने स्वीकृति दी भैया आपको 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वीकृति दे दी गई, ठीक है, भाषा के रूप में। इसीलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यहीं से आप एक बात और स्पष्ट करेंगे कि 14 सितंबर को भैया हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? विश्व हिंदी दिवस। दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इस वजह से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नागपुर में। इसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई। तो आप यहीं से याद रखेंगे कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को हिंदी दिवस। इसके साथ में ही बात करते हैं राजभाषा की। जब राजभाषा की बात आई तो एक आयोग का गठन किया गया। जी हां, एक आयोग का गठन किया गया और आयोग का भैया गठन किया गया 7 जुलाई
1955 को, 7 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग का गठन और भैया राजभाषा आयोग के गठन के साथ में क्या, ये संविधान की किस अनुसूची के तहत, तो भैया आप यही लिखेंगे 344 का प्रथम, ठीक है, अनुच्छेद 344 प्रथम के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और जो इसके अध्यक्ष थे, जी हां, जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे भैया, तो अध्यक्ष यहीं पर आप लिखेंगे तुरंत BG खेर महोदय, BG खेर महोदय इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और मैं आपको बता दूं, आयोग ने अभी तक यह प्रश्न आपसे पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की संभावना है कि राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे, तो यहीं से आप स्पष्ट करेंगे कि राजभाषा आयोग में कुल 18 सदस्य थे, ठीक है, राजभाषा आयोग में कुल 18 सदस्य थे। तो उसके अलावा एक प्रश्न और यहीं से आपसे आयोग पूछता है कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो वह भी आप लिखेंगे कि संविधान में राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है वह हमारा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो भैया आप यहीं से स्पष्ट कर लेंगे कि राजभाषा का जो दर्जा प्राप्त है वह प्राप्त है हमारा अनुच्छेद 343। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तथा जितनी भी भाषाओं से संबंधित बातें कही गई हैं वह यहीं पर आप स्पष्ट करेंगे कि अनुच्छेद 343 से 351 तक जो भी बातें कही गई हैं वह भाषाओं से संबंधित हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहीं पर और छूट जाता है, वो भी क्लियर करते हैं कि 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, तो आप यहां पर लिखेंगे 22 भाषाएं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, यह हिंदी का विषय नहीं, यह पॉलिटी का विषय है, लेकिन यहीं पर एक बात और आप स्पष्ट करेंगे, वह यह स्पष्ट करेंगे कि इन 22 भाषाओं में भोजपुरी शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है। यह आयोग ने आपसे प्रश्न पूछा है, इसलिए आप इसको यह स्पष्ट करेंगे कि 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं जिसमें कि भोजपुरी शामिल नहीं है। इतनी थी आपसे संविधान से संबंधित बातें। सुझाव दिया आपका हिंदी का पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, प्रस्ताव रखा गोपाल स्वामी अयंगर ने, और राजभाषा के रूप में राजभाषा और हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति दी गई, जिसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और राजभाषा के रूप में स्वीकृति देने हेतु पहले हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन राजभाषा के रूप में नहीं, इसलिए 7 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 344 के प्रथम के तहत, जिसके अध्यक्ष थे BG खेर, जिसमें थे 18 सदस्य। और आपको इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी गई आर्टिकल अनुच्छेद 343 के तहत। और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में सारी भाषाओं के बारे में बात करी गई है। 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं हैं जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, तथा 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी ही याद में 10 जनवरी को हम हर बार मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो यह थी आपकी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉलेज की बात करते हैं। जब राजभाषा की ही बात चल रही है तो मैं आपसे आपको एक नई बात बता के जाता हूं। शायद बहुत सारे लोगों को यह पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह ना पता हो कि आपकी जो संसद है, जो हमारी भारतीय संसद है, इसमें किस भाषाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप यहीं से देखेंगे कि संसद, जो हमारी संसद है, इसमें हम कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया आप इसमें कर सकते हैं इंग्लिश का इस्तेमाल, आप इसमें कर सकते हैं हिंदी का इस्तेमाल, और आप कर सकते हैं इसमें क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा यानी कि जहां से सांसद चुन के आया है या फिर जो भी उसको क्षेत्रीय भाषा आती है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपके जो जिला न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय हैं, इनमें भी हम कर सकते हैं भैया इंग्लिश का इस्तेमाल, इनमें भी कर सकते हैं हम हिंदी का इस्तेमाल, इसमें कर सकते हैं हम क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल। यानी कि जो भी हमारे वकील होते हैं और जो जज होते हैं वह वाद विवाद में अपने जो भी मसौदे होते हैं उनको पेश करने के लिए इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भैया बात आती है उच्च न्यायालय की। तो भैया उच्च न्यायालय में हम लोग केवल इंग्लिश और हिंदी में प्रतिवाद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब एक और बात आती है उच्चतम न्यायालय।
उच्चतम न्यायालय में भैया ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है कि हम केवल और केवल इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग कर सकते हैं। शायद अभी संविधान सभा की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने आदेश दिया है कि हम हिंदी का भी उपयोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए कब ये लागू होता है और कैसे होता है, तो यह आपको स्पष्ट रहेगा। सब कुछ मैंने कवर करने की हिंदी भाषा के विकास क्रम से बात की है और उसकी भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियों की बात की है और उनकी विशेषताओं की बात की है। रह जाती है एक बात, अब आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की तृतीय भाषा कौन सी है। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश तो 2 भाषाएं हो गई। ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो परिनिष्ठित आता है उत्तर प्रदेश की तृतीय भाषा। उत्तर प्रदेश की जो तृतीय भाषा है भैया, आप यहीं से स्पष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तृतीय भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त है वह उर्दू को प्राप्त है। या टेट के पेपर में आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में तृतीय भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो वह है उर्दू। जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो जो पीला सा बोर्ड लगा होता है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा होता है। साथ साथ में आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड की जो तृतीय भाषा है वह है हमारी देव भाषा यानी कि संस्कृत। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं और यहाँ पर तीसरी भाषा के रूप में है आपकी संस्कृत। तो यह जो हिंदी भाषा का विकास क्रम था यह आपने पूरा पढ़ा और शायद यह पूरा आपको शीशे की तरह साफ होगा, एकदम 24 कैरेट होगा, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं होगी। इससे बाहर अब आपका प्रश्न नहीं जाएगा, आपको बस करना है तैयारी। जी हाँ, अब आपको नहीं करनी है पढ़ाई, अब आपको करनी है तैयारी, क्योंकि जो आपने केजी से लेकर के जितनी भी आपने करी पढ़ाई वह थी 12th तक, यानी ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, बीएड बीटीसी में जो आपने करी वह थी आपकी पढ़ाई। अब हमें करनी है तैयारी मतलब जो आयोग आपसे पूछेगा आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से आप सही गोला भर कर आएंगे। यही हमारी कामना है और यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सब इन दोनों लेक्चर्स का सही से रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे वर्णमाला में, यानी जब हमने भाषा बना ली है तो हम उसकी पहली कड़ी वर्णमाला की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ में पूरे खुशी के साथ में रहिए और इस आपदा को अवसर में बदलिए। इससे अच्छा मौका आपके समक्ष नहीं आएगा। तैयारी ऐसी करनी है फिर कभी नहीं जैसी करनी है। जी हाँ, तैयारी ऐसी करनी है फिर कभी जैसी नहीं करनी है। सभी को सहृदय धन्यवाद।